अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम इनकम टैक्स की रिवीजन करने जा रहे हैं कैफ 2 के लिए। इसके अंदर जो हमारी बेसिक फोकस है कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसकी वेटेज क्या है। इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो कम से कम पहले 5 क्वेश्चन इनकम टैक्स पे होते हैं। ये इसका पैटर्न ही है। यानी लोकेशन का पता होना भी ज़रूरी होता है। बाज़ बात ये चीज़ फ़ायदा भी देती है, जो वेटेज होती है ना, बाज़ बात ये फ़ायदा दे जाती है। इनकम टैक्स के अंदर कम से कम एक न्यूमेरिकल तो लाजमी मिलेगा आपको, कम से कम। और आजकल एग्जामिनर 2 न्यूमेरिकल भी दे रहा है, एक सैलरी का डाल के और एक में बिजनेस कोड ऐड करके। सैलरी आएगी तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें आते ही आते हैं। यानी मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को मेजर नहीं कह रहा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी हमारी जो टोटल इनकम है उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। उसमें सैलरी है, इनकम फ्रॉम आपकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें अगर आप दो मेजर पहलवान देखें, दो खानदान देखें, तो एक सैलरीड है और एक बिजनेस है। दुनिया में काम भी ऐसे ही चलता है कि आप या तो खुद काम करते हैं या किसी काम का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही है ना, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। पाकिस्तान से बाहर इसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। ये चीज जो है उसमें मौजूद होती है। तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप सैलरी में चले जाते हैं या बिजनेस में चले जाते हैं। और बाज औकात एग्जामिनर दोनों को कंबाइन भी कर देता है वो। या जिन्होंने भी ठीक आप बाहर हैं, बेग साहब वगैरह, उन्हें कहें कि यार इसको कहें कि फिर आज का दिन जरा थोड़ा परहेज करें। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हमारे दो मेजर जो हैं वो प्लेयर हैं, एक सैलरी है और एक बिजनेस है। सैलरी का क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली फिर रेंटल इनकम आ जाती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ जाती है। इस तरह बिजनेस का आता है तो बिजनेस के अंदर भी वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम इसका मेन जो टेम्पलेट है उसको लेकर चलेंगे, ओवरव्यू देंगे इनकम टैक्स का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ पास पेपर का, आपको, ताकि उससे अंदाजा हो कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक चीज आपने जरा क्लियर देखते रहना है ड्यूरिंग लेक्चर के, स्क्रीन शेयर हो और रिकॉर्डिंग हो रही हो। अब ये देखिएगा कि हमारा जो पेपर है, एग्जाम जो है, कैफ ऊपर लिखा हुआ है आपके इंस्टीट्यूट, इस ये आपके लिए कोई टैक्स प्रैक्टिसेस हमारा टाइटल मौजूद है इसके अंदर। सही है। और यहाँ पर आपको उसने बता दिया, डेट बता दी और इसके मार्क्स बता दिए। ये उसने जो एडिशनल टाइम है, ये 15 मिनट्स, ये आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा बता दें कि ये पूरा टाइम पेपर पढ़ने में नहीं लगाना, ये किसी एक क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। इसने एक इंस्ट्रक्शन ये दी है कि तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, 8 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बता दिया इन 8 में 1 से लेके 5 तक आपके इनकम टैक्स से होते हैं। ठीक है, 2 या 3, यानी जो छठा क्वेश्चन होता है ये समझने कि ये हाइब्रिड मोड में बिटवीन ही एंड शी चल रहा होता है। बाज़ का ये क्वेश्चन जो है, स्क्रीन बेटा शेयर्ड है आसिम, स्क्रीन मेरे पास शेयर्ड आ रही। वालेकुम।
अच्छा जी, तो छठा क्वेश्चन जो है बाज का इनकम टैक्स की तरफ होता है इसका रुझान, और बाज का जो है वो इसके ऊपर ये बात। लेकिन जो सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, छठा और सातवां जो है, पहले चार जो है वो आपके क्वेश्चन नॉर्मली इसके ऊपर होंगे, इनकम टैक्स के। और जो आपका छठा सातवां होता है ये सेल्स टैक्स का होता है। पांचवा ये हाइब्रिड मोड में चलता है, कभी इधर होता है कभी ये इधर होता है। आठवां क्वेश्चन आपका आठवां क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिक्स, आपके जो है वो एथिक्स, खासकर मैंने कहा था कोड ऑफ एथिक्स को अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा इसके पास पेपर को। और कॉन्स्टिट्यूशन को, कभी कभार कॉन्स्टिट्यूशन को भी टेस्ट करता है। आपका फोकस जो है पहले इंटेंसिटी अगर देखें तो इसकी, फिर इसकी, ये 10 नंबर वो इसमें से टेस्ट करता है। तकरीबन ये छठे सातवें क्वेश्चन में 25% वेटेज वो ले जाता है सेल्स टैक्स की, जिसकी हम रिवीजन कर चुके हैं पिछले 6 घंटों में। और इनकम टैक्स के ऊपर इसका 65% वेटेज उसने हमें ये दी। तो ये इसकी एक लोकेशन है। उसने कहा जी ब्लैक पेन यूज करें, ठीक है, वो ब्लैक होना चाहिए। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप इससे चेक करवा लें कि ये ब्लैक है या नहीं है। राइट। टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेज। टैक्स रेट्स आपको गिवन है, वो आपको इस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको डिविडेंड का रेट, ये जो टैक्स रेट्स है ना, इसमें नॉर्मली सेपरेट ब्लॉक के बाज़ नहीं रेट देता। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के जो है वो रेट्स नहीं देता, उसका हमें पता होना चाहिए। ये जैसे पहला क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन की सेहत से नजर आ रहा है कि ये सैलरीड की तरफ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है। और इसमें ये 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मंथली रेंट नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी, तो खुद बता रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कुछ बना हुआ लग रहा है, ये है ना। उस तरह से लग रहा है कि शायद उधर से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये कैपिटल गेन में से भी अक्सर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनाता है ये। कैपिटल गेन, इनके ये तीनों हेड में से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी सेट करता है। एक क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा रिटर्न असेसमेंट और अपील का, ठीक है। ये देखिएगा ट्रांजैक्शन जो हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना नॉर्मली, ये जो आपको बताई जा रही हैं, देखें 5 नंबर का और 4 नंबर का, ये खरीदने बेचने तोहफा तहائफ के ऊपर चीजें चल रही होती हैं। उसको चीज मिल गई, उसने बेच दी, तो ये रुझान होता है। तो उसके ऊपर चीज को खरीदने का और चीज को बेचने का आपको पता होना चाहिए कि टैक्स इम्प्लीकेशन कहाँ पर आएगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 4 में, अब देखें 4 में उसने बिजनेस का क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो यानी इस पेपर के अंदर उसने सैलरी और बिजनेस दोनों को लेके वो चल पड़ा है। ठीक है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल, उसकी शक्ल बता रही है कि ये किस तरह का है। 16 और 3 नंबर का ये क्वेश्चन, 19 नंबर, और आप देखें 14 पहले थे तो उसने इसको भी ले लिया। पांचवा क्वेश्चन देखें उसने बना दिया इनकम टैक्स में से। मैंने कहा था पांचवा बात का सेल्स टैक्स में आता है, दो तो सेल्स टैक्स में कंफर्म क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पांचवा भी उसने उसके ऊपर सेट कर दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें कि उसने डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट उसने पूछा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो गया, लॉसेस हो गए, इस तरह की चीजें आपको जेनेरिक तौर पर वो लेके चल रहा होता है। देखें क्या शुरू हुआ है। अब देखें ना, छठा क्वेश्चन किस पे आ गया, सेल्स टैक्स के ऊपर आ गया। ठीक है, ये भी उसने आपसे कुछ चीजें मांग ली हैं। अच्छा, इसमें मुझे रिटर्न असेसमेंट और अपील का कहीं घुसा हुआ होगा, होना चाहिए। शायद ना हो इसमें, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन 99% हमें मिल जाता है, रिटर्न असेसमेंट और अपील। ये सातवां देखें टिपिकल क्वेश्चन है सेल्स टैक्स का। और आठवां क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है। समझ आ रही है। अच्छा, एक बच्चे ने ये हरकत की कि उसने लिखा था जी टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेजेस, तो ये आखिरी क्वेश्चन ही छोड़ा है। मैंने उसे पूछा कि भी आखिरी क्वेश्चन क्यों छोड़ के, उसने कहा जी, उसने कहा था ये आखिरी पेज के ऊपर रेट, सिर्फ रेट्स है। मैं कहा ये सिर्फ कहाँ से आपने डाल लिया, यानी आखिरी क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपको पूरे उसके वेटेज का पता था तो आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं, सर ने मुझे बताया हुआ कि रटा उसके अंदर एथिक्स और इसके अंदर एक सवाल करना था, वो करके कहाँ आए हो। सर जेन में नहीं रहा भाई, जब आपको वेटेज बताई गई है सारी,
यानी एक बच्चा पूरा पेपर कर रहा है और सेल्स टैक्स सारा ही छोड़ रहा है, कहे जी मेरे जेहन में नहीं रहा। तो आपको शुरू में 3 ग्रेड्स बता दिए गए हैं कि भाई ये 3 ग्रेड्स हैं, यहाँ से सवाल क्वेश्चन लाजमी आपको मिलेंगे, उसके बगैर तो पेपर नहीं बनेगा। तो ये एहतियात करनी है कि आखिरी पेज डजेंट मीन कि आखिरी पेज के ऊपर सिर्फ टैक्स रेट्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने टेम्पलेट्स के ऊपर कि ये इनकम टैक्स जो है हमारा बेसिकली है क्या। देखें डिपार्टमेंट, हमारा जो साल है सबसे पहले जो आपको, आपका लफ्ज है इनकम और टैक्स, क्या है, इनकम और टैक्स। देखें सबसे पहले इसमें एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है इनकम और दूसरा लफ्ज आ रहा है टैक्स। ये दो मेजर मॉड्यूल है हमारे। लेकिन इससे पहले आपको अपना प्रोफाइल बताना पड़ता है टैक्स डिपार्टमेंट को, मैं कौन हूं। उसके अंदर एक है आपका पर्सनल स्टेटस और एक है रेजिडेंशियल स्टेटस और एक है टैक्स ईयर। इसका हम ओवरऑल पहले इस पूरे का एक इम्पैक्ट देखेंगे, फिर इसको लेकर हम वो चलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये आपके सामने एक जो टेम्पलेट आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सारा कोर्स इसमें कवर होता है। थोड़ा सा पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी FBR विच इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी, वो हर शख्स को एक साल देती है कि आप एक साल तक अपने मामलात को तय करें। इसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है नॉर्मली हमारा जुलाई से और एंड होता है अगले साल के जून में। सही है। इसके बाद वो हमें टाइम देते हैं कि जनाब नॉर्मली हमें 30 सितंबर का टाइम मिलता है, 3 माह का टाइम मिलता है कि जी आपने इस साल जो किया है ना उसकी हमें रिपोर्ट करें। उस डॉक्यूमेंट को जो आपने FBR को जमा करवाना होता है उसको हम रिटर्न कहते हैं। रिटर्न डजन एक डॉक्यूमेंट का नाम है। कुछ लोग कहते हैं जी रिटर्न का मतलब है कि वो मुझे रिटर्न यानी इंफॉर्मेशन वापस करें। बहरहाल जो भी है हमें पता है कि रिटर्न जो है यहाँ एक डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है। इस रिटर्न के अंदर यही 3 चीजें आप बताते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को कि मैं कौन हूँ, अपना प्रोफाइल आप क्लियर करते हो, इसके अंदर आप बताते हो मेरी इनकम कितनी है, और इसमें तीसरी चीज आप बताते हो उस इनकम के ऊपर मेरा टैक्स क्या है। राइट। तो एक्चुअली जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो यहाँ कैलकुलेट की जाती है, साल के दौरान टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं होती, ये बात याद रखें। हाँ, साल के दौरान गवर्नमेंट आपसे एक सिस्टम चलता है जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स रजीम कहते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स सिस्टम कह लें, रजीम कह लें, एक ही बात है। ये चलता है। इसके दौरान गवर्नमेंट आपको स्पेयर नहीं करती, आपसे पैसे लेती रहती है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के ऊपर। आपने घर खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन की, तो आपसे कुछ ना कुछ टैक्स लेती रहती है। तो जब साल के एंड के ऊपर आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो इस एडवांस टैक्स को वहां से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। माइनस होने के बाद आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है इसमें से आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स या जिसको एडवांस टैक्स कहते हैं हर जगह पर, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये कम होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी आपने पे करना है। और अगर ये नेगेटिव में होगा तो इसको रिफंड करना है। इसके अलावा आपका कहीं भी रिफंड नहीं आएगा, ये होता है। ये जो रिटर्न है इसके इस स्टेज को हम फाइनल स्टेजेस ऑफ टैक्स कहते हैं, जिसके अंदर एक चीज बात की जाती है। ठीक कह रहे हैं। बात ठीक। हाँ चलें ठीक। तो एक को हम कहते हैं, हाँ जी, पूछ लें अगर किसी ने नहीं पीनी तो। चाय किसी ने नहीं पीनी। हाँ ठीक है। तो रिटर्न, और दूसरी है स्टेज इसकी असेसमेंट, और तीसरी है इसकी अपील। ठीक है। इसके लिए आई कैप की किताब में 3 चैप्टर उन्होंने बांधे हुए हैं, जबकि खालिद साहब ने एक ही चैप्टर है और हमने एक स्लाइड बांधी हुई। एक ही स्लाइड के ऊपर सारे का सारा इसको हमने समराइज कर दिया हुआ है। रिटर्न कौन फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करने के बाद उसकी नॉर्मली असेसमेंट कैसे होती है,
कमिश्नर के पास क्या राइट्स हैं और उसके खिलाफ कहाँ अपील में जा सकता है, ये स्टेजेस हैं। इसके ऊपर आपका नॉर्मली एग्जाम में 10% वेटेज एग्जामिनर ले जाता है हर एग्जाम के अंदर, इस पे सवाल करता है जो कि केस स्टडी टाइप के वो होते हैं। अब ये जो तीन चीजें हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी इनकम क्या है और आपका टैक्स क्या है, ये चीजें आपके मेन कोर एरिया बन जाती हैं सिलेबस का, कि आप कौन हैं, उसका आपकी टैक्स इनकम के ऊपर और आपके टैक्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आता है। सही है। ये पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हमारा सिस्टम काम किस तरह से करता है। इसके अंदर एक और चीज भी मैं देखें, अब मैं घूम रहा हूँ, मैं सैर कर रहा हूँ, पूरा पार्क मेरे लिए खुला हुआ है। रिवीजन के अंदर यही बेहतरीन होती है कि आप मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका सवाल ये है कि क्या मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 साल से ज्यादा हो सकता है? द आंसर इज नो। अगर किसी साल आपने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपको ये रिटर्न फाइल करनी थी, जमा करवानी थी, लेकिन आप नहीं जमा करवा रहे, तो कमिश्नर आपको इन सालों का नोटिस भेज सकता है। राइट, पिछले सालों का नोटिस जा सकता है कि आप पिछले साल, तो 1 साल से बड़ा कभी भी टैक्स ईयर नहीं होता, ये बात जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जी हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ये प्रोफाइल की बात करता है। राइट, उसमें वो कहता है जी आपका पर्सनल स्टेटस क्या है, पर्सनल स्टेटस की बात करता है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस की और टैक्स ईयर की वो बात करता है। अगर हम पहले बात करें पर्सनल स्टेटस के ऊपर, तो पर्सन दो तरह के होते हैं। अब मैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बात जो है वो मैं करने लगा। आपका जो पर्सन है ये रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इससे क्या मुराद है, ये कैसे पता चलेगा? इससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें ये पता चलता है, जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ हमें ये बताता है कि इसका असल मकसद जो है ना वो फॉरेन सोर्स इनकम है। क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो है। फॉरेन सोर्स इसकी रीजन है। जो रेजिडेंट है वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स देता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं देता। जबकि आपकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है वो दोनों के लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है, यानी आपके जहन में जब नॉन रेजिडेंट आए तो फॉरेन सोर्स इनकम नहीं आनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट के साथ फॉरेन सोर्स इनकम नहीं आनी चाहिए। फॉरेन सोर्स इनकम जब आए तो उसके लिए आपके जहन में रेजिडेंट का ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो पहला सवाल तो एग्जाम में ये पैदा होता है कि सर हमें ये बताएं कि ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का पता कैसे चलेगा, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन है जो ये डिसाइड करती है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आते हैं, हमारा जो पर्सन है उसकी तीन टाइप्स हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल, एक है हमारे पास एओपी और एक है हमारे पास कंपनी, और प्लस है हमारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है। ये हमारे पास तीन लोग जो हैं ये इसमें फॉल कर रहे हैं। जो हमारा इंडिविजुअल है, चूंकि इंडिविजुअल एक फिजिकल पर्सन है, इसलिए उसको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमें उसका फिजिकल स्टे देखना पड़ता है। अगर कोई शख्स किसी टैक्स ईयर में, बात कर रहा हूँ टैक्स ईयर में, उसका फिजिकल स्टे जो है वो 183 डेज या उससे ज्यादा हो जाए तो वो रेजिडेंट हो जाता है। राइट। दूसरी इसमें शर्त ये है कि अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और पोस्टेड अब्रॉड हो, ये शर्त उसकी कि कहीं बाहर पोस्ट हुआ हो। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और बारहा पेपर में आया हुआ है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो वो भी हमारा क्या होगा, रेजिडेंट हो जाएगा। इसके लिए स्टे की जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉ ने ये कहा कि अगर कोई शख्स नेशनल है पाकिस्तान का और उसको कोई नहीं टेकअप कर रहा, दुनिया में कोई उसको जो है ना स्वीकार नहीं कर रहा, जिसको कहते हैं ना फिल्मों में,
तो इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी किसी मुल्क का भी रेजिडेंट नहीं है, तो फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो रेजिडेंट है। राइट, ये सारी चीजें ये इसमें बताई गई हैं। तो इससे हमें ये भी पता चला कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई शख्स पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा हो फिर भी वो नॉन रेजिडेंट है। वो कैसे, कि उसके 200 डेज हैं लेकिन 2 टैक्स ईयर में, तो वो उसके डेज तो ज्यादा होंगे, लेकिन उसका स्टे वो पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट दोनों सालों के लिए कहलाएगा। राइट। अच्छा, अब इससे होगा क्या, जब ये रेजिडेंट हो जाएगा तो फिर इसको एक मसला पड़ेगा कि इसकी अगर ये रेजिडेंट हो गया, द आंसर इज यस, तो फिर इसकी पाकिस्तान और प्लस फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर लॉ ने इसी के लिए कुछ बातें की। उसने कहा कि ये इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है, ये इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है। कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये इनकम क्या हो जाएगी, फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसमें तकरीबन सारी ही चीजें मास वाई एक के वो सिर्फ इंडिविजुअल की हैं, इसलिए मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, फर्म के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। उसमें एक चीज है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, और एक है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, और तीसरी है हमारी फॉरेन सोर्स सैलरी। राइट। अब इसका जो है वो क्या कंसर्न है वो हम जरा डिस्कस करते हैं। जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान जो किसी मुल्क के एक्सपैट हैं, एक्सपैट्रिएट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से वापस जाना है। इनकी क्या है कि पाकिस्तान में ये आए हैं किस लिए, ये जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। राइट, नंबर वन। नंबर टू, उनकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में नहीं लेकर आए, दे डू नॉट ब्रिंग दैट अमाउंट इन पाकिस्तान। राइट, पाकिस्तान में जॉब के लिए आए हैं, प्लस उनका स्टे पाकिस्तान में 3 साल तक है, ये कंडीशन पूरी होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग, स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज होते हैं। पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स जो इनकम है, पहली बात याद रखें, इसका ताल्लुक रिसीट के साथ नहीं होता। किसी भी फॉरेन सोर्स इनकम का आपकी रिसीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं अगर ये कहूँ कि यार ये इनकम मेरी मैंने सर्विसेज जो है वो फॉरेन में प्रोवाइड की है, यूएई में मैंने लेक्चर डिलीवर किया है, ठीक है, तो मैंने लेक्चर कहाँ डिलीवर किया है, यूएई में, ये मेरी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। पैसे कहीं भी मिल जाए उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले ये बात याद रखें कि पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम के ये डिसाइड करना कि पैसा कहाँ मिला इसका इसके साथ कभी भी कोई लेना देना नहीं होगा। पहली चीज तो ये रखें, ठीक है, पैसे कहाँ मिल रहा है इसका इसके साथ कभी लेना देना नहीं होता। इसके लिए भी लॉ ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। मैं मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप सर्विसेज की बात करें, तो सर्विसेज कहाँ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ रेंडर कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं फोकस से बाहर निकला हूँ, असल में ये चीज डिस्कस कर रहा था, पहले मैंने कहा ये ब्रिंग वाला में चक्कर आपको था। तो जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो आपकी वही होगी, पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं तो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। बिजनेस थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक चीज मैं बस आपको बता दूं कि जहाँ बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस चला रहे हैं, वो भी आपका होगा। इसी तरह अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं, तो उसके लिए देखा जाएगा कि शेयर्स के अंदर कि वो आपकी जो कंपनी है, ये आपके सिलेबस में मैंने देखा नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपके सिलेबस में ये देखा नहीं है पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम की डिस्टिंग्विश, लेकिन हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। शेयर्स के लिए देखा जाएगा कि वो कंपनी पाकिस्तान की रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है जिसके शेयर्स आप बेच रहे हैं। अगर वो कंपनी रेजिडेंट होगी, शेयर जहां मर्जी बेचें, पैसे जहां मर्जी मिले, फिर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। अगर वो कंपनी जिसके शेयर्स आप बेच रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट है, तो फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एक मैं आइडिया आपको वो दे रहा हूँ। डिविडेंड का भी सेम यही है, वो कौन सी कंपनी आपको दे रही है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट दे रही है तो पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन दे रही है तो फॉरेन सोर्स इनकम वो हो जाएगी। यहाँ पर ग्रुप में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पोज किया कि सर अगर वो पाकिस्तान सोर्स होगा डिविडेंड तो वो उस पर फिक्स टैक्स लगा हुआ है, जो बाहर का है फॉरेन सोर्स है तो उस पर फिक्स टैक्स नहीं। ऐसी बिल्कुल गलत बात है।
जिस चीज का नहीं पता उसको ऐसे जो है ना वो दुमछड़ा ना छोड़ दिया करें ग्रुप के अंदर। खाम खाया जैसे ये बता रहे थे कि किसी ने कहा कि जी वो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, उसकी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 25 लाख रुपए है, वही 75 लाख रुपए है, उसकी कॉस्ट 25 लाख रुपया नहीं है। पुरानी किताब पढ़ के दूसरों का दिमाग भी ना खराब करें, अपने आप को ठीक करें। तो ये एक उसके अंदर वो कंडीशन भी मौजूद है। इसी तरह अगर इंटरेस्ट है तो उसका देखा जाएगा वो लोन कहाँ इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में हुआ तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, बाहर हुआ तो फॉरेन सोर्स इनकम, ये एक झटका सा तरीका। तो अगर वो बंदा पाकिस्तान में ये अमाउंट है, शर्त क्या है कि ना लेकर आए, फिर उसकी जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है उसकी वो इनकम पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सिर्फ इसका ताल्लुक सिर्फ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के साथ है कि अगर वो पाकिस्तान ले आया तो वो इस एग्जाम्पशन से निकल जाएगा। ये बारहा पेपर में टेस्ट हुआ हुआ है। अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है पाकिस्तान का और वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान लेके आ गया तो वो टैक्स हो जाएगी। ठीक है। आगे है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अक्सर एग्जामिनर जो है वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट को ये चीज डाल देता है कि वो ले आया है। आपने यहाँ नहीं सोचना, ना ब्रिंग का ताल्लुक सैलरी के साथ है ना रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के साथ है। अगर वो एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट ही रहेगी, उसका रिसीव करने से उसकी एग्जाम्पशन खत्म नहीं होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वो होता है बंदा, इसका पहली चीज है कि ये पाकिस्तान का नेशनल होना चाहिए, ये कन्फर्म है। एग्जाम में अक्सर नहीं बताता कि वो नेशनल है, आप खुद अज्यूम कर लेंगे। नंबर टू, वो पिछले 4 साल जो था वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं था, वो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का क्या था, नॉन रेजिडेंट था। ठीक है। तो इसकी इस साल की इनकम प्लस नेक्स्ट जो फॉलोइंग ये है उसकी 2 सालों की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। वो ले आए कौन सी सारी इनकम, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, हर तरह की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसने टैक्स दिया नहीं दिया उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सैलरी दो तरीकों से एग्जाम्प्ट हो जाती है, अगर आपने वहां पर टैक्स पे कर दिया हो। सवाल पूछे। एक पूछ रहे हैं, हमारे हाई कमिश्नर जो हैं ये रेजिडेंट होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं ना, बाहर के मुल्कों में डिप्लोमेट्स जो होते हैं ये रेजिडेंट कहलाते हैं पाकिस्तान के। कमिश्नर जो हाई हाई कमिश्नर जो होते हैं, हमारी हाई कमीशन जो होती है बाहर बैठी होती है, ये भी रेजिडेंट होते हैं। ठीक है। और ये उन्होंने कहा जी ये 4 कंजेक्टिव होने चाहिए, हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये 4 कंजेक्टिव ही होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये पिछले 4 कंजेक्टिव साल होने चाहिए। यानी अगर कोई शख्स 2025 में पाकिस्तान में आया है तो वो 2024, 23, 22 और 21 का नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, आता जाता हो लेकिन नॉन रेजिडेंट हो। पहला है कि अगर आपने बाहर के मुल्क सैलरी टैक्स सैलरी पे हो चुका है या आपका टैक्स कट चुका हुआ है या टैक्स पे हो जाएगा, किसी भी सूरत में आपने पे कर दिया है, पे कर देंगे या एडवांस टैक्स लग चुका है तो वो सैलरी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। बार बार कह रहा हूँ मैं, ये रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। नॉन रेजिडेंट के केस में तो सारी वो है ही एग्जेम्प्ट। नॉन रेजिडेंट के लिए तो आपने फॉरेन सोर्स इनकम को सोचना ही नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई बंदा पाकिस्तान से छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के चला गया, लेट्स सपोज कि वो मार्च में चला गया, पिछले 9 माह इधर ही था, तो वो रेजिडेंट है ना पाकिस्तान का। तो उसकी इस पीरियड की जो सैलरी हो जाएगी वहां टैक्स कटे या ना कटे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। शर्त ये है कि वो पाकिस्तान इस डेट को वापस ना आए। अगर वो 30 जून को या साल का जो एंड है वापस आ गया तो वो एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी, उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या एक से ज्यादा तरह की कंडीशन हो सकती है? एक से ज्यादा तरह की कंडीशन हो सकती हैं कि आप वापस तो आ गए लेकिन आपने वहां टैक्स दे दिया हुआ है, तो फिर भी सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यानी इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई तो वो इनकम आपकी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये चीज है। तो साथ ही मैंने आपको रेजिडेंट और उसका बता दिया। अब आते हैं एओपी के ऊपर।
एओपी का, एओपी से पहले जरा कंपनी को देख लेते हैं। कंपनी के लिए क्राइटेरिया जो है वो क्या है? कंपनी के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसकी इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान में हुई हुई हो, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो। अगर वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि उसकी मैनेजमेंट प्लस कंट्रोल जो है वो क्या होली पाकिस्तान में थी या नहीं थी। इफ आंसर इज यस तो फिर वो पाकिस्तान की रेजिडेंट होगी, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चूंकि कंपनी कहलाती है वो हमेशा रेजिडेंट ही होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में आती है तो वो हमेशा रेजिडेंट होती है। एओपी के लिए एक ही क्राइटेरिया है, वो ये है कि उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल होली या पार्शियली वो पाकिस्तान में है। इसके ऊपर बहस, सर ये कैसे पता चलेगा, भी बता देता है एग्जामिनर ना। उन चीज़ों के ऊपर ना पढ़े कि भी ये होली पार्शली का पता कैसे चलेगा, बता देता है वो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये इनका क्राइटेरिया है। ठीक है। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर के रेजिडेंशियल, इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉट, ठीक है, तो डिफाइन इट्स क्राइटेरिया, हाउ यू कैन नो दैट अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो फिर आपको इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी का बताना है। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि हाउ यू कैन डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो फिर अगर आप इनका और इनका भी बताएंगे तो आप बेवकूफ समझे जाएंगे कि आपने, यू डिडंट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आपने सवाल को तरीके से नहीं पढ़ा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इज इट क्लियर? ये चीज तो हमारा ये पर्सन वाला एरिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। साथ ही मैंने आपको स्कोप, इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ इनकम। ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ इनकम। इनकम का स्कोप क्या है? स्कोप कहते हैं दायरा कार, दायरा क्या है? तो हम कहते हैं कि हमारे दायरे में हमारे दायरे में दो इनकम है। ये मेरा दायरा क्या है, उसमें पीके है प्लस, ये जो स्कोप है ये किसका है, रेजिडेंट का है। ये किसका है, रेजिडेंट पर्सन का है। और अगर आप देखें नॉन रेजिडेंट का, उसका स्कोप क्या है, उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम है। तो इसको स्कोप बोलते हैं। अगर आप किसी एग्जामिनर पूछे कि आप इनकम का स्कोप बताएं कि क्या है, तो आप उसमें बताएंगे कि पाकि जो रेजिडेंट होता है उसकी पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम इसके स्कोप में होती हैं, जबकि नॉन रेजिडेंट के स्कोप में फॉरेन सोर्स इनकम नहीं आती बल्कि उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम ही होती है। इज इट क्लियर? ये बात भी आपको समझ आ गई? इस ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप का मैंने आपको भी बताया है। यहाँ पर आप कोई मेरे से सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकली, ये न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है। ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसमें एक टैक्स ट्रीटी भी होती है जिस जो हर एक के लिए होती है। इसको मैंने कभी पेपर में, टैक्स ट्रीटी है कि दो मुल्कों के दरमियान में अगर मुआहदा हो जाए तो फिर भी अगर वो टैक्स लगा रहे हैं तो फिर हम नहीं लगाएं। लेकिन इसका ये जो पहली चीज़ें हैं इनका ताल्लुक सिर्फ इंडिविजुअल के साथ है। ये जो सैलरी वगैरह जो है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, कंपनी एओपी के लिए नहीं है ये। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट पाकिस्तान का वो नेशनल है जिसको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है और वो पाकिस्तान में वापस आ गया, उसको रिटर्निंग एक्सपैट कहते हैं, जो पाकिस्तान में वापस आ चुका हुआ है। उसके लिए लॉ ने उसको ये कहा है कि तुम अब पाकिस्तान आ ही गए हो तो एंजॉय करो। ठीक है, अगर तुमने हमारे मुल्क को पसंद कर लिया है। ठीक है, देखें बाहर मैंने आपको बताया था कि लाइफ को बहुत ज्यादा चिल नहीं है, एंजॉयमेंट बहुत कम है वहां पे। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ही आप रोड पे पाँव रखेंगे तो सारी गाड़ियां रुक जाएगी। बेशक आप जीब्रा क्रॉसिंग पे हैं या, आपको मजा ही नहीं आएगा सड़क क्रॉस करने का। आराम से सड़क क्रॉस कर लेंगे। आप जाएंगे किसी दुकान के ऊपर से कहेंगे जूस दे, उसमें जूस निकल आएगा, आपको ये भी हैरानी होगी। फल लेकर जाएंगे सारे ठीक निकल आएंगे। तो यहाँ देखें ना, पाकिस्तान के अंदर आप फल खरीदने जाते हैं तो एक गेम का हिस्सा बनते हैं, आप ढूंढते हैं, आप खेलते हैं ना उसके साथ। वो आपको गंदे फल देने की कोशिश करता है, आप वो निकालने की कोशिश करते हैं सब्जी के साथ। सारा दिन आप इंजॉय करते हैं। ऐसे ही होता है ना। पंक्चर वाले के पास गए तो आप पाकिस्तान वापस आ गए तो उसका कोई फायदा तो होना चाहिए। लॉ ने इसका हमें एक फायदा दिया है कि आपकी इस साल की और अगले साल की फॉरेन सोर्स इनकम वो बेशक लें या ना लें, उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे।
इसको रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कहते हैं, और इसके लिए नेशनल होना जरूरी है। सही है, ये उसके इशू है। रेजिडेंट सैलरी पर्सन जो बढ़ जाए जितने टाइम पास था उस पे टैक्स देगा, टैक्स विद होल्डिंग होगा फॉरेन सैलरी। बेटा आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी। मेरी आवाज़ अब आप लोगों को ठीक आ रही है? हेलो। यस ठीक है। ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल जो था वो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी मैं टैक्स ईयर पे नहीं जा रहा, अभी हम सिर्फ इसको वो देख रहे हैं। अब सवाल ये था कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है और अब उस वो पाकिस्तान का क्या है, रेजिडेंट है, ये यहाँ में लिख दिया, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, तो उसकी फॉरेन सोर्स अज्यूम करें कि रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर कहीं उसकी ये इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो रही है तो क्या होगा? भाई टैक्स हो जाएगी नॉर्मली, बस सलाला वही रूल जो पाकिस्तान के हैं फॉरेन पे भी वही अप्लाई होंगे। रेंटल इनकम का वही चार्जेबल रेंट होगा, वही उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, रिपेयर भी माइनस होगी, कोई नई गिदड़ सिंगी नहीं है उसके अंदर। वही रूल है जो पाकिस्तान के, वही फॉरेन सोर्स इनकम के हैं। लेकिन अगर आपने उस इनकम के ऊपर बाहर के मुल्क में टैक्स दिया हुआ है और पाकिस्तान में टैक्स भी हो रही है, तो आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं। राइट। इसका तरीकेकार क्या है कि आपका जो फॉरेन टैक्स आपने पे किया है वो, या एवरेज टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो टैक्स आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये लिखेंगे, और टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय वो फॉरेन सोर्स इनकम। इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। ये होगा, क्या बताया मैंने, अगर कोई शख्स रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो रही है और उसने उस पर टैक्स भी दिया हुआ है, ये तीनों कंडीशन का पूरा होना लाजमी है, और वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वगैरह किसी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा, तो उसको उसका क्रेडिट मिलेगा। हाँ ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है और उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस इनकम भी है, उसने बाहर के मुल्क में चाइना में उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, तो वो उसने क्या किया कि अपनी जो रेंटल इनकम थी वो पाकिस्तान ले आया, तो उस पर क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि टैक्स हो गई है। और अपनी जो बिजनेस इनकम थी वो पाकिस्तान लेकर नहीं आया, तो चूंकि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट था वो एग्जेम्प्ट हो गई, तो अब उसको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा हाइब्रिड मोड भी बन सकता है किसी सिचुएशन के अंदर। अच्छा आप कहते हैं सर अगर क्वेश्चन में मेरे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो और बिजनेस इनकम भी हो, दोनों पे टैक्स पे किया गया हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो आप हर अलग हेड के लिए अलग अलग क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला यही होगा, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। यहाँ फॉरेन सोर्स इनकम की बजाय इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिख देंगे जो आपने यहाँ लिखी हो, और इसी तरह बिजनेस के लिए फिर यही रिपीट स्टेप को रिपीट करेंगे, उसका टैक्स और यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ये तकरीबन 4 दफा या 5 दफा पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि मल्टीपल आपको क्रेडिट्स अगर अवेलेबल हो। लॉसेस का चैप्टर था, वहां पर हमने ये किया था। इस ओके, ये समझ आ गई? तो फॉरेन सोर्स इनकम की ये चीजें मैंने आपको अभी बता दी हैं कि फॉरेन सोर्स इनकम के साथ क्या क्या होगा एक रेजिडेंट के लिए। ठीक है जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को भी मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट के ऊपर अगर न्यूमेरिकल आपसे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर हम फॉरेन सोर्स इनकम को ही देखें तो फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर ही एडजस्ट होते हैं। अगर मैं ये नहीं, मैं चाहता हूँ मैं एक चीज को जरा कंप्लीट कर लूँ। फॉरेन सोर्स में अगर आपको लॉस आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉरेन गेन में ही एडजस्ट होगा। ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ बताओ ना।
अगर आपकी, मैं चाह रहा हूँ मैं एक कंप्लीट फॉरेन सोर्स के हेड को कंप्लीट कर लूँ। ये मुख्तलिफ चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको जरा कंप्लीट कर लूँ। अगर आपको फॉरेन सोर्स इनकम में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, तो ये सेट ऑफ नहीं होता, क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगले 6 सालों में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो फॉरेन सोर्स है उसके अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। इट्स ओके। इसी तरह बिजनेस में है तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, कैपिटल गेन भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कैरी फॉरवर्ड। ये चारों के चारों कैरी फॉरवर्ड होंगे और अपने ही हेड में एडजस्ट होंगे। इट्स ओके। तो ये थी हमारी फॉरेन सोर्स इनकम की, कि फॉरेन सोर्स इनकम किसकी टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट की टैक्सेबल होगी, राइट। रेजिडेंट से क्या मुराद है, इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए, कंपनी के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। किन हालात के अंदर फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन सोर्स सैलरी, और आपकी वो हो गई टैक्स टीटी के अंदर ये जाके एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये चीजें भी हमने क्लियर कर ली। अगर मेरी इनकम पाकिस्तान में भी टैक्स हो रही है, फॉरेन में भी टैक्स हो रही है, तो वो जो टैक्स है उसका, या पाकिस्तान में जो एवरेज इनकम है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा, उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अगर मेरा फॉरेन के अंदर लॉस हो जाए तो क्या होगा, वो फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर ही एडजस्ट होगा, किसी और हेड में एडजस्टिंग नहीं होगा। इनका सवाल ये है उम्र का, कि अगर हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान सोर्स इनकम है और फॉरेन से ये सेटअप होंगे। हाँ, देखें, पाकिस्तान की जो इनकम है वो फॉरेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकती है, अगर इनकम है फॉरेन में तो। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। मेरी पाकिस्तान के अंदर फॉरेन सोर्स में मेरे पास पाकिस्तान में लॉस आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 20 का, और फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम मेरे पास पड़ी हुई है 1,000 रुपया। तो ये इसमें सेट ऑफ हो सकती है। यानी पाकिस्तान की जो इनकम है वो फॉरेन के अगेंस्ट, क्योंकि सेट ऑफ होने के लिए आपके पास एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेट ऑफ होती है, एक आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेट ऑफ होती है, और बिजनेस सेट ऑफ होता है। यही तीन है ना। कैपिटल गेन तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। तो उनका सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में मुझे लॉस आ जाए और फॉरेन के अंदर मुझे गेन हो, तो ये उसमें सेट ऑफ हो सकती है। सैलरी के अंदर नहीं होना, सैलरी के अंदर कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, इनके अंदर ये लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है। ये मेरा ख्याल एक दफा मैंने पिछले 10 सालों में देखा है कि उसने एक जगह कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि फॉरेन में गेन है और पाकिस्तान में लॉस है, तो पाकिस्तान का लॉस को आप फॉरेन के गेन में सेट ऑफ कर सकते हैं। शर्त यह है कि सेपरेट ब्लॉक में ना हो। ठीक है जी, लॉसेस मिलकर दोबारा ठीक कर। तो अभी ये पहली चीज हमारी कंप्लीट हो गई। फॉरेन सोर्स की एक पट्टी मैंने आपके साथ क्लियर कर दी, रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ मिलती हुई पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स को मैंने आपके साथ बिल्कुल वाजिया कर दिया कि पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स के साथ क्या होगा। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। फाइन। चलो, उसके बाद जो अगली इसमें इस चैप्टर 1 के अंदर एक चीज थी, टैक्स ईयर। कि टैक्स ईयर क्या है, टैक्स ईयर क्यों जरूरी है, और टैक्स ईयर को कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टैक्स ईयर के ऊपर। जी, अब हम टैक्स ईयर को जो डिस्कस करेंगे वो टैक्स ईयर और अपनी
डेट ऑफ रिटर्न को एक ही साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि टैक्स ईयर और डेट में क्या होता है, टैक्स ईयर के साथ कैसे उसको लेके चला जा सकता है। अच्छा जी, टैक्स ईयर हमारे जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारा है जी नॉर्मल, एक है जी स्पेशल, और एक है ट्रांजिशनल। कल 8 बजे ही क्लास होगी नॉर्मल टाइम के ऊपर। अगले को हो गया था ना, आप काम करो स्नोबर आराम करे। हमारे घर में मशीन थी, उस पर लिखा हुआ था स्नोबर काम करे, आप आराम करो। सबसे ज्यादा शोर डाला हुआ था जी, 9 बजे क्लास होनी चाहिए। जी, नॉर्मल टैक्स ईयर वो होता है जो कि 1 जुलाई से शुरू हो और 30 जून को क्लोज हो जाए, उसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। अच्छा, इसका टैक्स ईयर कैसे डिफाइन होगा? इसका टैक्स ईयर डिफाइन होगा कि इसका जो क्लोजिंग डेट होगी वही टैक्स ईयर कहलाए। इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी, लेट्स सपोज ये क्लोज हो रहा है 25 में, तो हम कहेंगे इसका टैक्स ईयर 2025 है। इससे क्या पता चलेगा 25 क्यों जरूरी है? देखें, लॉ कोई भी चीज जो है विदाउट फजूल नहीं करता। लॉ कभी फजूल बात नहीं करता। ये चस्के नहीं देता, ओ हैव अ गपशप प्लीज, हैव अ कन्वर्स, मैं बोर फील कर रहा हूँ। जो भी बात होगी उसका कोई ना कोई सियाको सबाब, कोई को रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट लाजमी होगा। ये बात ज़हन में रखें। देखिए, होता ये है कि आपको जब भी अपनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी है ना, इसका एक बजट आया होगा। मसलन अगर हम बात करें 2024 से 25 वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो इसका बजट यहाँ पर जून में आ चुका होगा। इसका बजट यहाँ पर जून 2024 में आया होगा। जब आया होगा तो यहाँ कोई ना कोई रूल में चेंज आई होगी। अब जो शख्स भी यहाँ पर अपनी इस साल की अपनी इनकम और टैक्स कैलकुलेट करेगा, तो वो इसी बजट के अकॉर्डिंगली तैयार करेगा। इस बजट का नाम होगा, कहेंगे फाइनेंस एक्ट 2024। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर में जाके लिखेगा ना 2025, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फाइनेंस एक्ट 2024 की एप्लीकेशन उसके ऊपर डाल देगा। इसलिए ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सॉफ्टवेयर को आप चीज बताएंगे, सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपको कमिश्नर कहता है कि पिछले 5 साल की या 10 साल की रिटर्न फाइल करें, तो आप सॉफ्टवेयर में जाके हर साल को क्लिक करते हैं, तो सॉफ्टवेयर उस साल के रूल अप्लाई करेगा आपके ऊपर। जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आजकल किस में है? नॉर्मल में। जो भी आपकी इनकम आएगी, इनकम में ऐड हो जाएगी, कोई और सेपरेट ब्लॉक में तो नहीं है। एक वक्त था ये सेपरेट ब्लॉक में थी। एक वक्त था इसके अंदर एक्सपेंसेस ही अलाउ नहीं थे। तो अगर आप आज से पिछले 7 साल की एंटर इनकम डालेंगे तो एक्सपेंस लिखने की कोशिश करेंगे, वो कहेगा नहीं, इसमें एक्सपेंस अलाउ नहीं है। एक्सपेंस का कॉलम ही नहीं आपको देगा सॉफ्टवेयर। फिर जब अगले सालों में गए, तो वो आपको इनकम तो लेकर जाएगा, एक्सपेंस नहीं, लेकिन आपको डाल देगा अलग से, रेट भी डाल देगा। ठीक है, एक्सपेंस भी दे देगा लेकिन रेट सेपरेट ले। तो इस तरह से ये टैक्स ईयर को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि इसका टैक्स ईयर क्या बनता है। इस ओके। जो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर होता है, जो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर होता है वो कोई भी हो सकता है इसके अलावा, लेकिन वो 12 माह से कम नहीं होगा, ये बात याद रखें। टैक्स ईयर कभी भी 12 माह से कम नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है एक सूरत में, अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, या कोई बंदा लिक्विडेशन में चला गया, तो फिर वो उसके दरमियान में ही उसका टैक्स ईयर क्लोज कर दिया जाता है। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये बात रिटर्न असेसमेंट और अपील में लिखी हुई है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो अब लेट्स सपोज कि एक कंपनी है, उसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2024 से लेके 31
दिसंबर 2024 तक। तो इसके लिए लॉ ने हमें आसानी एक पैदा कर दी। उसने कहा कि आप ये देखें कि इसकी जो बैलेंस शीट डेट है, लास्ट डेट है, इसके बाद 30 जून कब आ रहा है, 30 जून कब आ रहा है। इसके बाद देखिएगा 30 जून कब आ रहा है, 2025 के। तो इस कंपनी के ऊपर जिसका टैक्स ईयर ये है, इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो वो ये इसके ऊपर भी रूल लगेंगे, 2025 वाले ही लगेंगे। अच्छा, आप एक बात हैरान होके कहेंगे कि सर इसका बजट तो है, वो तो आया हुआ है जून 2024 में, यानी इस कंपनी का बजट तो यहाँ पर आया हुआ है, तो इसके तो 6 माह उस वक्त तक गुजर चुके हुए थे। भाई आपको क्या टेंशन है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहले 6 माह पे क्या होगा, अगले 6 माह पे क्या होगा। आपसे तो नहीं पूछा जा रहा, आप बस अपना काम करें, आपसे टैक्स ईयर पूछा जा रहा था। थैंक यू। तो आप अपना बस टैक्स ईयर बताएं। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है कि जब कोई शख्स नॉर्मल से, अच्छा इसकी अंग्रेजी क्या लिखी हुई है आपकी किताब में? द स्पेशल टैक्स ईयर, अ टैक्स ईयर इन relevant to the normal tax year in which the special tax year close. The tax year of the normal tax year shall be the tax year of the special tax year. तो मैंने सादा अल्फाज में आपको ये चीज बता दी है। अगर ये डेफिनेशन आपको पेपर में भूल जाए तो आप नॉर्मल टैक्स ईयर को डिफाइन करें। अ टैक्स ईयर राइट स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंड्स ऑन 30 जून इज नोन एज नॉर्मल टैक्स ईयर। तो स्पेशल टैक्स ईयर बता दें, अ टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर इज स्पेशल टैक्स ईयर। आसान डेफिनेशन ये है। नॉर्मल को डिफाइन कर दें और इस पे ले आए। इस तरह जैसे कंपनी है, आपसे पूछा जाए प्राइवेट कंपनी क्या है, तो पब्लिक कंपनी को डिफाइन करें और कहें कि जो पब्लिक नहीं वो प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो डिफाइन ही नहीं किया गया। यहाँ डिफाइन किया गया है स्पेशल टैक्स ईयर को, लेकिन अगर आप भूल गए पेपर में तो वरी ना करें, आप नॉर्मल को डिफाइन करें और कहें जो स्पेशल की डेफिनेशन क्या होगी, वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल नहीं होता वो स्पेशल होता है। देखना एक बंदा है, अगर आप कहें यार ये नॉर्मल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हैंडीकैप है, स्पेशल है ये, यही होगा ना। किसी को ये कह देना यार तुम नॉर्मल नहीं हो तो वो खुश होगा। अल्टीमेटली आप क्या कहना चाह रहे हो उसको, तुम अब नॉर्मल हो। तो इसके लिए अब नॉर्मल टैक्स ये नहीं लिखा ना पेपर, ये स्पेशल है। तो आप नॉर्मल से किसी स्पेशल में जाना चाह रहे हो या स्पेशल से नॉर्मल में आना चाह रहे हो, उसकी वजह से ट्रांजिशनल पीरियड पैदा होगा। ओके। या एक स्पेशल से किसी दूसरे स्पेशल में जा रहे हो तो ट्रांजिशनल, इसका भी रूल वही है जो स्पेशल वाला रूल है, इसका भी। इसी को अगर हम ले लें कि एक बंदा था वो नॉर्मल से इस स्पेशल में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या होगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका नॉर्मल हम ले लेते हैं ये वाला। ये होता है जी 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 2025 तक। लेकिन जब साल चेंज किया जाता है ना, तो एक बात आपने जहन में बेटा रखनी है कि अब आपने इसके बाद अगले साल के शुरू तक लाजमी पहुंच जाए। जब ये इसका साल क्लोज हो जाए ना, तो क्या करें कि अगले साल के पहले दिन तक लाजमी चले जाएं, वो डेट पहले लिखें। अगला साल कब शुरू हो रहा है? अगला साल वो कैलेंडर ईयर लेना चाह रहे हैं ना, इसके बाद जनवरी कब आ रही है, तो आप लिखेंगे 1 यकम जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026। तो ये लिख लें। इसके दरमियान में जो आपको डेट नजर आ रही है, ये वाली, इसको ड्रॉ कर लें तो ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रांजिशनल बन जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 25 से लेके 31 दिसंबर 2000, ये ट्रांजिशनल हो गया। ट्रांजिशनल की डेफिनेशन क्या होती है? द फॉलोइंग डे फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द लास्ट डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जो अगला साल जिसमें आप शिफ्ट हो रहे हैं, उसके स्टार्ट के से पिछला दिन, और जिस साल से आगे जा रहे हैं उससे अगला दिन, इसके दरमियान में जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशनल होता है। सही है। yes. तो अब पहले इसका टैक्स ईयर डिफाइन करते हैं। इसका टैक्स ईयर क्या है? ये नॉर्मल है ना, इसका टैक्स ईयर क्या होगा?
नॉर्मल जिसमें फॉल कर रहा है इसका होगा टैक्स ईयर 2000। ट्रांजिशनल और स्पेशल के लिए क्या देखा जाएगा? ट्रांजिशनल और स्पेशल के लिए क्या देखा जाएगा? कि इसके बाद 30 जून कब आ रहा है, इसके बाद 30 जून कब आ रहा है, तो इसका टैक्स ईयर क्या होगा? 2026 होगा। और इसका इसके बाद 27। सही है। ये बात मुकम्मल समझ आ गई। एक पर्सन अपना टैक्स ईयर कैसे चेंज कर सकता है, अब ये भी सवाल है। और रिटर्न कब फाइल करेगा, अब आएगी, अब आएगा मजा भिड़े। सही है, कहते हैं ना, अब आएगा मजा। ये तो हो गया। कितनी बातें मैं बता रहा हूँ। टैक्स ईयर क्या होता है पहले डिफाइन किया। टैक्स ईयर चेंज कैसे होगा, कमिश्नर को अप्लाई करें, अपनी जरूरत दें उसको। ठीक है। और अपने टैक्स ईयर को क्या करने, चेंज कर। और जो एडजस्टमेंट उसने कही है वो एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करें। और इसके अंदर क्या होगा, अगर वो इजाजत ना दे कमिश्नर, फिर एफबीआर है या कमिश्नर है देख लें। पक्की बात है। टैक्स ईयर के लिए जो हायर अथॉरिटी कौन है, दाताबू एफबीआर। और इसके अलावा कमिश्नर के पास क्या अथॉरिटीज होती हैं, चले मेरा आपसे सवाल है। कमिश्नर टैक्स ईयर के रिगार्डिंग आपका टैक्स ईयर चेंज भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, और किसी ऑलरेडी टैक्स ईयर जो उसने इजाजत दी थी उसको बाद में भी कैंसिल कर सकता है। कि अभी वो गलती हो गई थी, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम इसी पैरामीटर को लेके चलते हैं कि अगर ये इंडिविजुअल और एओपी हो तो इसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी, लास्ट डेट इन तीनों सालों की क्या होगी, है ना। और अगर ये कंपनी हो तो फिर इसकी लास्ट डेट क्या होगी। यानी इन जो 3 साल आपको सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो इनकी रिटर्न कब कब फाइल होगी, लास्ट डेट भी डिटरमिन करनी है। ये पेपर में बारहा आ चुका हुआ है। रिटर्न के लिए इंडिविजुअल और एओपी की एक ही डेट है, वो है 30 सितंबर। जो भी नेक्स्ट होगी वो 30 सितंबर आएगी। मैं इंडिविजुअल की ब्लू पेन से लिखूंगा और कंपनी की ब्लैक पेन से लिखूंगा ताकि आपको फर्क समझ आ जाए। पहले बात करते हैं इसकी, अगर ये इंडिविजुअल है तो 30 सितंबर है ना, पहला नॉर्मल टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है। तो इसकी डेट क्या होगी, इस साल की जो लास्ट डेट होगी, 30 सितंबर 2025। एग्री। ये इंडिविजुअल अज्यूम कर रहे हैं। इसमें उसकी लास्ट डेट इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की जो रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न समझ आ रही है ना, वापस आना। रिटर्न का मतलब क्या है, खुदा का खौफ करो, रिटर्न का मतलब है डॉक्यूमेंट। रिटर्न डजंट मीन टू कम बैक। होश करो। है। एक बंदा था ना, उसके बताऊं नहीं बिक रहे थे, तो उसने जनाबे यारी वो थोड़ा सा उनको पानी बार बार लगाता था। एक बंदे ने कहा कि यार क्यों उसके ऊपर पानी लगाई जा रहे हो। तो उसने कहा इनको मैं कह रहा हूँ कि भाई ग्राहक तो आ नहीं रहा, तुम तो होश करो। इस टाइम पे भी आप रिटर्न को क्या कहोगे कि वापस आना है। रिटर्न क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट है। कौन जमा करवाता है, टैक्स पेयर। ये उसकी डेट बता रहा हूँ, उसकी लास्ट डेट क्या है, कि रिटर्न में कितनी चीजें होती हैं, तीन। प्रोफाइल, इनकम और टैक्स। प्रोफाइल इन, मैं कौन हूँ, मेरी इनकम क्या है, मेरा टैक्स क्या है, कितना दे चुका हूँ, अब कितना देना है या कितना लेना है। तो इसके लिए क्या होगी, 30 सितंबर। इसके बाद 30 सितंबर कब आ रही है, 26 को, तो 2026। और इस साल की कब होगी, इसके बाद 30 सितंबर कब आ रही है, 2027। क्लियर हुई है। ये जो इस तरफ मैंने लिखी है वो लास्ट डेट लिखी है ऑफ फाइलिंग। फाइल का मतलब होता है जमा करवाना, सबमिट करना। इस ओके।
ले जी, अब आते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी में करता हूँ, कौन सा कलर यूज करें, रेड या ब्लैक, ये करके देखें चलता है सही? पता ही नहीं चल रहा, सही नहीं है। बताएं जी, ब्लैक ठीक है? हम्म। कौन सा, ये वाला? ये ये पिंक ले लेते हैं। मुझे पिंक ही लग रहा है, मैं कलरों में बहुत हजरत आदमी हूँ इसलिए। अगर हम अज्यूम करें कंपनी, कंपनी का बेटा तरीकेकार ये होता है कि कंपनी की डेट भी यही होती है 30 सितंबर। कंपनी की डेट भी क्या होती है, 30th। लेकिन अगर कंपनी का ईयर एंड जो है, देखें आप क्या करें, अपने कैलेंडर ईयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है, पहले 6 माह और अगले 6 माह। पहले 6 माह कहाँ से शुरू होते हैं, जनवरी से लेके जून तक। और अगले जुलाई, जुलाई से लेके दिसंबर तक होते हैं। ठीक है। वो कंपनी जो उनका ईयर एंड यहाँ फॉलो हो रहा हो ना, तो उनकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। तो अब आपने, अब आपने ज्यूम करना है कि ये जो हमारे तीनों टैक्स ईयर हैं ये कंपनी के हैं। ठीक है। इसको हम कैटेगरी डी कह लेते हैं, और इसको एन फॉर एग्जाम्पल क्या लेते हैं, डी मीन डी एन। डीएनए नहीं होता हमारा जिस्म में जो होता है, डीएनए होता है नहीं, हमारे जिस्म में डीएनए होता है ना। तो पहले को आप डी कह लें, अगले को नॉर्मल। नॉर्मल से क्या मुराद है, 30 सितंबर, और डी से क्या मुराद है, दिसंबर। ठीक है। अब ये जो पहली कंपनी है, राइट, ये डी, डी है या एन है? डी है। क्या है, डी है। तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 2025। सही है। अब देखिएगा ये वाली जो है, अब इसका जो कंपनी का ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, ये डी है या एन है? एन है। तो इसका क्या होगा, 30 सितंबर 2026। इसकी लास्ट डेट ये होगी। नहीं समझ आ रही? और इसका 31 दिसंबर, ये भी नॉर्मल है। तो 30 सितंबर 2000, ये कई दफा क्वेश्चन पेपर में टेस्ट हुआ हुआ। ओके। इतना आप घर बैठ के पढ़ सकते थे? नहीं ना। समराइज भी हो रहा है इंशाल्लाह ताला, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ पेपर में आएंगी। मैं दुआ करें मुझे चाय टाइम पे मिलती रहे बस। है। मेरा एक दोस्त था, तो वो नारकोटिक्स यूज करता था। तो मेरे घर में कोई फर्नीचर था, वो ये कारपेंटर। तो टेबल उसने बनाना था, मैंने कहा यार मुझे कल सुबह तक ये टेबल लाजमी चाहिए। कहता मसला ही कोई नहीं है, सुबह भी काम करूंगा रात भी काम करूंगा, तो मैं सुबह तक तुम्हें तैयार कर दूँ। मैंने कहा यार इतनी कैपेसिटी कैसे है तुम्हारे अंदर, पता था मुझे चर्सी आई है। कहता है मेरी खुराक मिलती रही ना, तो फिर मसला कोई नहीं। मैं कहा ये खुराक इधर नहीं लेनी तूने, तेरी मेहरबानी। यानी वो चर्स अगर कोई बंदा पी रहा हो कहीं खड़ा होके, तो वो सारे घरों के अंदर, और जनाब वो मोहल्ले में पुलिस आ जाएगी आपको पकड़ने की। मैं कहा जी आपकी मेहरबानी है, खुराक आप जितनी मर्जी लें, लेकिन ये खुराक का इधर नहीं लेनी खा। जी, ये बात क्लियर हो गई है। तो ये जी हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था प्रोफाइल वाला, और उसके साथ ही मैंने रिटर्न असेसमेंट और अपील को भी मैंने आपके सामने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम कहाँ गया, कहाँ जा रहा है। मैं कह रहा था कि ये स्क्रीन जो है ना, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर एक दफ़ा कर दूँ। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो था, कुछ हमारे रिटर्न असेसमेंट को भी यहाँ पर कंप्लीट
कर लिया है। ठीक है जी। यहाँ तो कोई और क्वेश्चन हो आपका? इस ओके। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट आता है जी इनकम का मॉड्यूल। इनकम का जो मॉड्यूल है इसके अंदर भी मैं एक फ्लो में आपसे बात करूंगा। इसके अंदर हम हमारा जो चैप्टर है सैलरी के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। सैलरी के साथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम वो लेकर इसमें चलेंगे।